हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल साइंस एकेडमी। आई एम रिम्पी पांडे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कॉलेज लेक्चरर की राजस्थान का पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे। 100 क्वेश्चन तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब 101 क्वेश्चन से आज से स्टार्ट करते हैं। 125 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? 101 नंबर क्वेश्चन क्या है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन एडोलसेंट एज बिटवीन। WHO के अनुसार किशोरावस्था की मध्य की अवस्था कौन सी है? ये है आपकी 10 से 19 वर्ष की अवस्था, 10 to 19 ईयर्स की अवस्था WHO ने एडोलसेंट एज की अवस्था को बताया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विकासात्मक समस्या नहीं है? Which of the following is not a developmental problem of adolescent period? कौन से इसमें नहीं है? पहला, विकासात्मक प्रगति की कठिनाई, माता पिता के साथ समायोजन, मनोदशा मूड का अत्यधिक परिवर्तन, या समुदाय के साथ समायोजन में कठिनाई। ये भी है, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होती है कम्युनिटी की। जो भी एडोलसेंट पीरियड में, जब भी कोई व्यक्ति एडोलसेंट पीरियड में रहता है तो एडजस्टमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक्सेसिव मूड स्विंग भी होता है। एडजस्टमेंट विद पेरेंट्स के साथ एडजस्टमेंट में भी दिक्कत होती है। तीनों तो ये होती है। अब कौन से बचा? डिफिकल्टी इन प्रोग्रेस डेवलपमेंट, विकासात्मक प्रगति में कठिनाई, ये नहीं है। विकास में कठिनाई ये नहीं होता है। नेक्स्ट, the period from 7 to 12 years of age is known as, according to Piaget theory of cognitive development. 7 से 12 साल की वर्ष की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? जीन पियाजे ने थ्योरी दिया है। कौन सी अवस्था कहलाती है? कॉन्क्रीटिव डेवलपमेंट, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहली होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो होती है 0 to 2 ईयर्स होती है। फिर होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल में होती है 7 to 12 ईयर्स। फिर होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 12 ईयर्स। लास्ट होता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ये होता है 12 से 14 ईयर्स। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ कंडीशनिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर लर्निंग? किस प्रकार का अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? डिलेड कंडीशनिंग, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, ट्रैक कंडीशनिंग, या बैकवर्ड कंडीशनिंग? कौन सा इसमें जो कंडीशनिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव है? इसमें सबसे ज्यादा जो सबसे अधिक अधिगम के लिए प्रभावित है वो है विलंबित अनुबंधन, डिलेड कंडीशनिंग। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ रेडीनेस फॉर लर्निंग डज नॉट मीन टू हैव acquired sufficient knowledge need for learning. Next, to be sufficiently motivated to learn, to have sufficient ability and interest to learn, to have undergone pleasant experience about learning. अधिगम के तत्परता का नियम का अर्थ नहीं है अधिगम हेतु पर्याप्त ज्ञान का अर्जन, अधिगम हेतु पर्याप्त अभिप्रेरणा, अधिगम हेतु पर्याप्त योग्यता एवं रुचि, अधिगम के प्रति सुखद अनुभव। ये सब है। इसमें जो आंसर किया आया था राजस्थान की स्टार दिया था, तो ये गलत क्वेश्चन था। इसमें ये सब है अधिगम के तत्परता के नियम में। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन डज नॉट पर्टेन टू द प्रोसेस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग? निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? ये ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया किसने है? ये स्किनर ने दिया है। और ये दो कंडीशनिंग होती है, एक ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है, एक क्लासिकल कंडीशनिंग होती है। क्लासिकल पावलोव ने दिया है और ये ऑपरेंट दिया है स्किनर ने दिया है। तो इसमें क्या स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या जो स्टेप है नहीं होता है? शेपिंग भी होता है, रीइंफोर्समेंट भी होता है, डिस्टिंक्शन भी होता है, इमिटेशन अनुकरण नहीं होता है। अनुकरण नहीं होता ऑपरेंट कंडीशनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द मोस्ट इफेक्टिव रीइंफोर्समेंट शेड्यूल फॉर इफेक्टिव लर्निंग? प्रभावी अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावपूर्ण पुनर्बलन अनुसूची कौन सी है? सतत पुनर्बलन, निश्चित अनुपात पुनर्बलन, परिवर्तनशील पुनर्बलन, या निश्चित अंतराल पुनर्बलन? कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, फिक्स्ड रेशियो इन्फोर्समेंट, वेरिएबल रीइंफोर्समेंट, फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट? कौन सा है इसमें जो
इसमें भी कोई भी ऑप्शन जो रीइंफोर्समेंट के लिए जो परफेक्ट नहीं था, तो इसके लिए भी जो आंसर की स्टार लगा के आया था। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच सपोर्ट कोऑपरेटिव लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सरकार सहकारी अधिगम का समर्थन करता है? मल्टी सेंसरी अप्रोच, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, सिस्टम अप्रोच या कंस्ट्रक्टिव अप्रोच? कौन सा सपोर्ट कोऑपरेटिव? तो सपोर्ट कोऑपरेटिव में कौन सिस्टम अप्रोच या कंस्ट्रक्टिव अप्रोच? कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए सपोर्ट करता है? तो कौन सा कहता है निर्मितवादी निर्माणवादी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। Which of the following is not social causes of mal adjustment? निम्नलिखित में से कौन सा कुसमायोजन का सामाजिक कारण नहीं है? पहला है injustice prevailing in the society. नेक्स्ट, दूसरी डिसेबिलिटी, फॉल्टी सोशल इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल, कम्युनल टेंशन। समाज में प्रचलित अन्याय, क्या कह रहा है, कौन सा कुसमायोजन सामाजिक का कारण नहीं है? ये तो है ही है, समाज में प्रचलित जो अन्याय होते हैं। निर्योग्यता, डिसेबिलिटी जो है वो नहीं है। विद्यालय का दोषपूर्ण, ये भी है। सांप्रदायिक तनाव, ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 क्वेश्चन, if you are maltreated in the class being a newly appointed teacher, then how will you deal with the student? यदि एक नवनियुक्त शिक्षक के रूप में कक्षा द्वारा आपके साथ व्यवहार किया जाता है, तब आप विद्यार्थी से किस प्रकार व्यवहार करेंगे? कठोर दंडात्मक उपयोग द्वारा या निष्कासन की चेतावनी द्वारा अपने गुणों का संवर्धन करके आप कक्षा छोड़कर चले जाएंगे। तो इसमें जब भी टीचर को स्टूडेंट के साथ कोई भी बिहेवियर करना होता है या कोई दुर्व्यवहार भी कर रहा है, किसी तरीके से व्यवहार करना, कोशिश यही करना चाहिए कि अच्छे तरीके से, मतलब उसमें सुधार लाके किसी चीज को सही किया जा सके। तो इसमें क्या है, थ्रू इम्प्रूविंग योर क्वालिटीज, मतलब क्या करके अपने गुणों का संवर्धन करके। ये 110 का कौन सा आंसर चाहिए? 3। नेक्स्ट, बालकों के व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए अभिभावकों को चाहिए। फॉर हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ चाइल्ड, पेरेंट्स शुड बालक को अति संरक्षण प्रदान करना चाहिए। निरंतर बालक की अन्य बालकों से तुलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बालक की अति संरक्षण प्रदान करना चाहिए? ये भी नहीं सही है। घर पर अनुकूल वातावरण प्रदान करना चाहिए, हो सकता है। बालक को निम्न संरक्षण प्रदान करना चाहिए? ये भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? घर पर अनुकूल वातावरण प्रदान करेंगे अभिभावक, तो क्या हो, बालकों के व्यक्तित्व में एक उनका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या हार्मोनियस डेवलपमेंट होगा उनका। नेक्स्ट, द बुक वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस इज रिटन बाय। वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य के लेखक कौन है? ये हैं डेनियल गोलमैन है। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का आधार होना चाहिए। द टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, साइंटिफिक प्रिंसिपल या नेचुरल प्रिंसिपल। कैसे होना चाहिए? साइकोलॉजिकल, मतलब जिस स्टूडेंट के लिए टीचिंग लर्निंग बनाया जा रहा है उसके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को देखते हुए, मान लीजिए कोई डिसेबल्ड है तो उस हिसाब से उसके मनोविज्ञान को देखते हुए बनाया जाएगा। तो जैसे भी टीचिंग लर्निंग अधिगम सेलेक्ट किया जाएगा तो किस बेस पे? सोशियोलॉजी की कोई मतलब नहीं है, वैज्ञानिक सिद्धांत भी टीचिंग लर्निंग दोनों हो रहा है। तो अगर टीचिंग लर्निंग तो कला भी आ रहा है, विज्ञान दोनों आता है। प्राकृतिक सिद्धांत, कभी कभी कुछ चीजें प्राकृतिक सिद्धांत से नहीं होती। प्राकृतिक सिद्धांत ज्यादा बच्चों पे अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे एडोलसेंट की बात हो रही है, तो इसमें दोनों नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों सिद्धांत का यूज हो जाता है। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, डिकोडिंग, इनकोडिंग, फीडबैक एंड रिस्पॉन्स आर टुगेदर क्लासिफाइड एज। संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग, इनकोडिंग, प्रतिपुष्टि तथा अनुक्रिया सम्मिलित रूप से वर्गीकृत किए जाते हैं। किस रूप में किए जाते हैं? संचार के उपकरण के रूप में, संचार के रूप में, या संचार तत्वों के रूप में, संचार पक्षों के रूप में। प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग, इनकोडिंग, फीडबैक, रिस्पॉन्स, ये किस में किया जाता है? कम्युनिकेशन चैनल में किया जाता है, कम्युनिकेशन एलिमेंट में किया, किसमें किया जाता है? आप लोग गेस करिएगा। वैसे किया जाता है कम्युनिकेशन चैनल में। आज ये जो पार्ट आ रहा है कम्युनिकेशन एलिमेंट के तो सब पार्ट है ही है ये सब, लेकिन इसमें इनकोडिंग, डिकोडिंग वर्ड और इनकोडिंग डिकोडिंग किसमें होता है? माध्यम में, जब कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू उसमें इनकोडिंग डिकोडिंग करते हैं। सेंडर में
सॉरी मैसेज में नहीं आ पाएगा, या रिसीवर में प्रतिपुष्टि भी पूछ रहा है तो फिर इसमें वहां आपका एक साइकिल क्रिएट हो रहा है। तो मेन इसका पूछने का मतलब था डिकोडिंग, कोडिंग, फीडबैक एंड रिस्पॉन्स टुगेदर साथ में जब क्लासिफाइड किया जाता है, किस में किया जाता है, कम्युनिकेशन चैनल में। नेक्स्ट, इन मास कम्युनिकेशन सेलेक्टिव परसेप्शन इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ रिसीवर। जन संचार में चयनात्मक धारणा प्रत्यक्षीकरण प्राप्तकर्ता के निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? मास कम्युनिकेशन में मास कम्युनिकेशन में जो किंग होता है वो ऑडियंस ही होता है। तो ऑडियंस कौन होता है? जो ग्रहणशीलता करता है या रिसेप्टिविटी होता है। तो परसेप्शन इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ रिसीवर। किसके रिसीवर कैसा, मतलब प्राप्त करता जो है उसके ग्रहणशीलता पे डिपेंड करे, वो कितना ग्रहण कर रहा है, उस चीज को कितना एक्सेप्ट कर रहा है। मास कम्युनिकेशन में एक्सेप्टेंस का देखा कितने लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी ग्रहणशीलता पे देखा जा रहा है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव। निम्न में से कौन सी संप्रेषण विधि सर्वाधिक प्रभावी है? प्रेजेंटिंग रिटन मटेरियल, प्रेजेंटिंग विजुअल मटेरियल, मल्टीमीडिया मेथड, कांट बी डिटरमाइंड। कौन सा ऑप्शन से? मल्टीमीडिया मेथड। मल्टीमीडिया में आपका बहुत से ऑडियो विजुअल एड सारे ऐड आ जा रहे हैं, तो मल्टीमीडिया में ऑडियो विजुअल, अब इसमें आपका रिटर्न आ रहा है, फिर विजुअल आ रहा है, विजुअल एड आ रहा है, तो कांट बी डिटरमाइन, ये तो है ही नहीं है कि कम्युनिकेशन में प्रभावी बनाने के लिए निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो मल्टीमीडिया जहाँ पे आपका आ रहा है सही ऑप्शन। नेक्स्ट, 117 नंबर क्वेश्चन है, टीचिंग मॉडल आर द शिक्षण प्रतिमान है, थ्योरी ऑफ टीचिंग, मैगजीम ऑफ टीचिंग, फेजेस ऑफ टीचिंग, या इंस्ट्रक्शनल डिजाइन ऑफ टीचिंग। कौन सा है इसमें? शिक्षण प्रतिमान, शिक्षण के अनुदेशनात्मक प्रारूप, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन ऑफ टीचिंग। टीचिंग मॉडल जो होता है कि जो अंदेशन दिया जाए, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जब टीचिंग मॉडल तैयार करते हैं, वो शिक्षण का प्रतिमान है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा अविक्रमित अधिगम का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? इमीडिएट रीइंफोर्समेंट, सेल्फ पेसिंग, सेल्फ और स्टूडेंट टेस्टिंग, पैसिव रिस्पॉन्डिंग। कौन सा मूलभूत सिद्धांत नहीं है? तत्काल पुनर्बलन भी है, स्वागति भी है, स्व या विद्यार्थी द्वारा परीक्षण भी है, या फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रोग्राम लर्निंग का निष्क्रिय अनुक्रिया नहीं है। पैसिव रिस्पॉन्डिंग मतलब ये कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है प्रोग्राम जब अधिगम हो रहा है, तो ये निष्क्रिय अनुक्रिया इसमें मूल सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्रणाली शैक्षिक तकनीकी के नाम से जानी जाती है? व्हिच अप्रोच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? सेकेंड, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच, मल्टी सेंसरी अप्रोच, या सिस्टम अप्रोच। कौन सा अप्रोच है इसमें? सिस्टम अप्रोच। कोमल उपागम को शैक्षिक तकनीक नॉन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रीब्यूटेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लास। कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योगदान देता है? विद्यार्थियों की अरुचि, ये तो है ही नहीं। शोरगुल का वातावरण, ये भी नहीं है। अंतरक्रियात्मक वातावरण, इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट, ये है, हो सकता है। दूसरा लास्ट क्या? अव्यवस्थित संप्रेषण सामग्री, ये है ही नहीं। तो इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉफ्टवेयर? टीचिंग मशीन, चार्ट, स्लाइड, ऑडियो विजुअल कैसेट। इसमें आपका कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर का कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, तो ये क्वेश्चन क्या था आपका? गलत था। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में प्रोग्राम निर्देशों को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है, तो क्या कहलाता है? कंपाइलर कहलाता है। जब मशीन मतलब क्या, जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, निर्देश दिए जाते हैं, मशीनी भाषा में अनुवाद कर देता है, उसको बोलते हैं कंपाइलर। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हुए थे। एक्सटेंशन एजुकेशन प्लानिंग शुड बी। प्रसार शिक्षा की योजना ऐसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल, कंसिस्टेंट, एडेप्टेबल, स्टेबल। कैसी होनी चाहिए? एडेप्टेबल होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। कंसिस्टेंट, एक सा अविरुद्ध होना चाहिए। स्टेबल होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट जाए?
फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एक्सटेंशन एजुकेशन, अगर कोई भी एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग की जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी जरूर रखी जाती है। अडेप्टेबल भी होना चाहिए। कंसिस्टेंट ये भी होना चाहिए, एक सा रहे नहीं, एक इन्फॉर्मेशन या कोई दूसरी दे रहे हैं और दूसरी जगह दूसरी दे रहे हैं। स्टेबल, स्थिरता नहीं है कि कोई भी चीज जो स्थिरता के साथ दिया जाए। फ्लेक्स, क्योंकि अगर यहाँ फ्लेक्सिबल आ गया तो स्टेबल का कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, सी। At the secondary school level, home science was first introduced in the following places. निम्न कौन की संस्थान पर गृह विज्ञान माध्यमिक विद्यालय स्तर पर प्रथम बार शुरू किया गया था? कहाँ शुरू किया गया था? बड़ौदा में। 125 क्वेश्चन है। स्टेटस ऑफ द होम साइंस कैन बी व्यूड एज, गृह विज्ञान शिक्षा के स्तर को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। एक, अ कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन, बिल्कुल सही देखा जा सकता है। अ कम्युनिटी बिल्डिंग एजुकेशन, सही है। अ रिकॉग्नाइज्ड एकेडमिक डिसिप्लिन, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें जाएगा? ऑल ऑफ दीज। हिंदी में भी लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो। नेक्स्ट एट 126 क्वेश्चन। सम ऑफ द इमर्जिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन आर, विस्तार शिक्षा के कुछ उभरते पहलू हैं। कौन कौन से हैं? पार्टिसिपेटरी अप्रोच, इंक्रीज यूज ऑफ मीडिया, टीचिंग एक्सटेंशन एजुकेशन इन स्कूल, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। कौन सा कुछ उभरते पहलू हैं इसमें? कौन सा ऑप्शन आप? पार्टिसिपेटरी अप्रोच, एक्सटेंशन में अगर पार्टी को सहभागिता हो रहा है तो वो मैक्सिमम जो ऑप्शन होता है वो सही जाता है। दूसरा, इंक्रीज यूज ऑफ मीडिया, ये भी हो रहा है, पार्टिसिपेटरी अप्रोच भी हो रहा है। टीचिंग एक्सटेंशन एजुकेशन स्कूल, ऐसा नहीं है कि विद्यालय में एक्सटेंशन एजुकेशन, या एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब होता है प्रसार करना। ज्यादातर ये रूरल एरिया से जो कनेक्ट ज्यादा करते हैं, रूरल एरिया से कनेक्ट करते हैं, या एडल्ट को एजुकेशन देने के लिए ज्यादा एक्सटेंशन एजुकेशन का यूज होता है। स्कूल में इसका कोई उद्देश्य नहीं है। प्राइवेटाइजेशन, ये भी सही है, विस्तार शिक्षा का निजीकरण। तो ए, बी, डी किस में आ रहा है? सेकंड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, टू ओपन अ न्यू अकाउंट अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड, व्हिच इज द अपर एज लिमिट ऑफ गर्ल। बालिका को वित्तीय लाभ सुकन्या समृद्धि योजना में नया खाता खुलवाने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए थी? 10 वर्ष। विटामिन B6 इज आल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है विटामिन सी को? पैराडॉक्सिन। और साइनोकोबालामिन किसको? विटामिन B12 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकिंग इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर और लिक्विड एट अ टेम्परेचर ऑफ 80 to 85 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड। पकाने की वह प्रक्रिया जिसमें न्यूनतम पानी अथवा अन्य तरल पदार्थ में 80 to 85 80 से 85 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भोजन पकाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? जब 80 से 85 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड में थोड़ा सा पानी में करते हैं तो बोलते हैं पोचिंग। Next, placing food into boiling liquid at immediately emerging in cold water to destroy enzyme present in the food is called। भोजन को उबालते पानी में से निकालकर तुरंत ठंडे पानी में डालकर उसके एंजाइम को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्लांचिंग। विवर क्या होता है? विवरण करना। मैरिनेटिंग नहीं होता है, मैरिनेटिंग तो ऊपर से जब मसाले से सर्व किया जाता है, मतलब वो स्प्रिंकल किया जाता है, मैरिनेट उसको मतलब स्प्रिंकल करके कोटिंग टाइप का किया जाता है। सोकिंग है ही नहीं, फिल्टर भी नहीं है। तो ब्लांचिंग, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्लांचिंग तो मतलब अगर जब भी आप कुकिंग में क्वेश्चन पढ़े तो ब्लांचिंग जरूर, इसका जो मेन काम होता है डिस्ट्रॉय द एंजाइम प्रेजेंट इन द फूड। ब्लांचिंग का काम ही यही है कि जो एंजाइम, जो फूड में एंजाइम होते हैं उनको क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ फूड आर एज फॉलोज। भोजन के कार्य निम्न हैं। पहला, एनर्जी एल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्शन, सही है। एनर्जी एल्डिंग, अच्छा इसमें पूछना था, वो स्टेप पूछ रहा है। एनर्जी एल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट दूसरा है एनर्जी एल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन। एनर्जी एल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्शन, रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? एनर्जी एल्डिंग, ये आपका आंसर सही है।
एनर्जी एल्डिंग, मेंटेनेंस, पहले क्या एनर्जी एल्डिंग होता है, फिर बॉडी बिल्ड। एनर्जी एनर्जी का काम कार्बोहाइड्रेट का होता है, बॉडी बिल्डिंग का काम किसका होता है, प्रोटीन का होता है। प्रोटेक्शन का काम किसका होता है, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस विटामिन और मिनरल्स का होता है। नेक्स्ट है एज पर आईसीएमआर, एज हाँ नेक्स्ट 132 नंबर क्वेश्चन है। एज पर आईसीएमआर फूड इज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग फूड ग्रुप्स। आईसीएमआर के अनुसार फूड को कितने भागों में विभाजित किया गया है, कितने, 5 या 7 या 4, कितने भागों में भी विभाजित किया गया है? 4, 5, 7 नहीं दिया है क्या, 6, 10। तो ये अच्छा, इसलिए इसका आंसर की जो है वो स्टार मतलब क्वेश्चन सबको मार्क्स मिले थे। तो 7 क्लासीफाई, आईसीएमआर ने 7 ग्रुप में क्लासीफाइड किया है। According to food guide pyramid, following food groups should be consumed in minimum amount. खाद्य मार्गदर्शक पिरामिड के अनुसार निम्नलिखित में से, ये जब भी कुछ कंपटीशन की तैयारी करना तो फूड, ये जो फूड पिरामिड है इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन काफी बन के आते हैं। खाद्य मार्गदर्शक पिरामिड के अनुसार निम्नलिखित में से किस खाद्य समूह का कम से कम मात्रा में सेवन करना चाहिए? सीरियल फ्रूट, ये तो करना ही चाहिए सबसे मात्रा में। पल्स एंड नट्स भी है, मिल्क एंड मीट भी है। शुगर एंड फैट क्या है, सबसे कम मात्रा में करना चाहिए। शक्कर और वसा का कम सेवन करना चाहिए। कंपेयर देन इन सब फूड ग्रुप्स के। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज डिस्ट्रॉयड ऑन कुकिंग। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पकाने से नष्ट होता है? कौन सा? विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, जब हम कुकिंग करते हैं तो विटामिन सी क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। थायामीन भी, ये सब ये लीचिंग, ये सब लीच होते हैं। जब विटामिन वाला सेक्शन कवर करेंगे तो फिर ऑन फूड इज कुक्ड बाई। माइक्रोवेव चूल्हे में खाद्य पदार्थ निम्न द्वारा पकाया जाता है। विद्युतीय चुंबकीय तरंगों द्वारा, पराबैंगनी किरणों द्वारा, विद्युत द्वारा या एक्सरे द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा। पहला आंसर सही है इसका, विद्युतीय चुंबकीय तरंगों द्वारा, मतलब जिसमें तरंगे लगी होती है उसके द्वारा भोजन क्या होता है, पकता है। नेक्स्ट है फैट्स एंड ऑयल प्रोवाइड्स अस। वसा व तेल हमें प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? प्रोवाइड, हमको प्रदान कर, मतलब हम फैट्स एंड ऑयल लेते हैं तो क्या मिलता है हमको? एनर्जी एंड फैटी एसिड, एनर्जी एंड टोकोफेरॉल, एनर्जी एंड कैरोटीनॉइड्स, या ऑल ऑफ दीज। तो जब ये फैट एंड ऑयल रहते हैं तो एनर्जी, फैटी एसिड भी मिलता है, टोकोफेरॉल भी मिलता है, कैरोटीनॉइड भी मिलता है। तो कैरोटीनॉइड मिल रहा है, जब हम ऑयल ले रहे हैं तभी कैरोटीनॉइड मिल रहा है, तो ऑल ऑफ दीज। बस आज के लिए इतना ही। अभी 136 क्वेश्चन हो गए हैं, 14 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, तो ये कवर ही करा देते हैं। चलिए ठीक है, कवर करा दे रहे हैं। 136 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फूड सोर्स ऑफ गैलेक्टोज इज। गैलेक्टोज का खाद्य स्रोत है कौन सा है? एनिमल मिल्क, सोयाबीन मिल्क, ग्राउंड नट मिल्क, ऑल ऑफ दिस। फूड सोर्स गैलेक्टोज किस में मिलता है? इन मिल्क में, कौन से मिल्क में गैलेक्टोज मिलता है? एनिमल मिल्क में क्या मिलता है? गैलेक्टोज मिल्क में मिलता है आपका। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड हैज द हाईएस्ट कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है? साबूदाना में, चावल में, शक्कर में, सूखी खजूर में। कार्बोहाइड्रेट किसमें सबसे ज्यादा मिलता है? शुगर में। ड्राई ब्रेड मिलते सब में है इसमें कार्बोहाइड्रेट, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा हाईएस्ट कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो ये ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें किसमें सबसे ज्यादा मिल रहा है? शुगर में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मली balanced diet should be provide percentage of calories from carbohydrate, protein and fat respectively as under। साधारणतया एक संतुलित आहार में कार्बोज, प्रोटीन व वसा द्वारा प्राप्त ऊर्जा का प्रतिशत क्रमशः निम्न प्रकार से होना चाहिए। सबसे पहले कौन सा बोला है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज का, कार्बो कैलोरी, कैलोरी है, कार्बोहाइड्रेट किसमें सबसे ज्यादा मिलता है? कैलोरी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का रेशियो क्या है? 60, 70, 20, 25, 10 to 12, 20, 20 मतलब 25 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। नहीं, ये भी नहीं चाहिए, ऐसे ऑप्शन आगे ही पकड़ लेते हैं पहले। फिर 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट, हाँ ये सही है। 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट, 10 से 12% क्या? प्रोटीन, एंड 20 से 25% क्या होना चाहिए हमारी डाइट में? फैट होना चाहिए।
ये बैलेंस डाइट में ये जो रेशियो है कि 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट होगा, 10 से 12% प्रोटीन और 20 से 25% फैट होना चाहिए। नेक्स्ट, सेफ एंड सिक्योर्ड वे ऑफ सेविंग मनी इज इन म्यूचुअल फंड, इन शेयर मार्केट, इन नेशनल बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, लेंडिंग मनी टू बिजनेसमैन। धन की बचत सुरक्षित व संरक्षित किसमें रहती है? वो रहती है राष्ट्रीय बैंक व डाकघर में। नेशनल बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, बिजनेस लेंडिंग पैसे लेके गायब हो जाएंगे, शेयर मार्केट अब इनमें चलो यहाँ ये सब पैसे सेफ नहीं होते हैं। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज अ वेरी यूजफुल एंड लिमिटेड इन अवेलेबिलिटी, निम्नलिखित में से अति उपयोगी व प्राप्त के संदर्भ में सीमित है। वैल्यूज, इक्विपमेंट्स, रिसोर्सेस, गोल्स। वेरी यूजफुल एंड लिमिटेड इन अवेलेबिलिटी, कौन कौन सा मतलब इसमें है कि जो भी प्राप्त संदर्भ सीमित है। क्या सीमित? उपकरण नहीं है, गोल्स भी नहीं है, सीमित वैल्यू भी आप कितने भी बना सकते हो, गोल्स बना। रिसोर्सेस जो है, संसाधन हमारे क्या है? सीमित हैं। Next, if someone want to gain a good return from his money, he has to invest the money, utilize the money, keep the money at home, none of these। यदि कोई अपने धन द्वारा अधिक प्रतिफल प्राप्त करना चाहे तो वो अपने धन का क्या करे? निवेश करे, उपयोग करे, घर में रखे। घर में रखने से कोई उसको प्रतिफल नहीं मिलेगा, उपयोग करने से तो सब खर्च ही हो जाएगा। निवेश करने से, इन्वेस्ट द मनी करेंगे तो क्या करेंगे? रिटर्न में और फायदे पैसे मिल सकते हैं। Home management is a planning, controlling and evaluating the use of resources of the family for the purpose of attaining goals. This definition is given by निकेल एंड डॉर्से है। निकेल एंड डॉर्से, गृह प्रबंध, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन की वह क्रिया जिसका उद्देश्य पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग से पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। किसने दिया था ये? निकेल एंड डॉर्से ने दिया है। ये डेफिनेशन रट लेना, डेफिनेशन बहुत ज्यादा पूछी जाए क्योंकि ये जैसे अच्छा याद करने के जैसे प्लानिंग, कंट्रोलिंग, इवैल्यूएटिंग देखना, यूज ऑफ फैमिली रिसोर्स मतलब फैमिली फॉर द अटेनिंग गोल, तुरंत आंख बंद करके निकलने डार्से को लगा देना। थोड़ा याद कर लेना इस डेफिनेशन को, काफी एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट है 144 क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ होम मैनेजमेंट आर फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स ऑफ ना क्वेश्चन क्या था? गृह प्रबंध के सिद्धांत है। गृह प्रबंध के कौन कौन से सिद्धांत है? इसमें पहला है फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स ऑफ फैमिली मेंबर, बिल्कुल सही बात है। कीपिंग अ बैलेंस बिटवीन फैमिली इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये भी सही है। टू परफॉर्म हाउस होल्ड वर्क इफेक्टिवली, ये भी सही है। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ये सही है या नहीं सही है? बिल्कुल सही है। क्योंकि जब मान लीजिए बहुत काम आप काम करके आ रहे हैं लेकिन जब आपको माइंड से सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा है, तो जो भी आप रिसोर्स का यूज कर रहे हैं सेटिस्फेक्शन, तो गृह प्रबंध का मतलब है कि आपको हर तरीके से सेटिस्फेक्शन मिले, चाहे आपका मेंटल हो, फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, हर तरीके से सेटिस्फेक्शन। तो इसमें चारों ऑप्शन किसमें है? A, B, C, D। नेक्स्ट, वैल्यू, गोल्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ अ पर्सन ग्रेटली अफेक्ट हिज, व्यक्ति के मूल लक्ष्य एवं स्तर से सर्वाधिक क्या प्रभावित होता है? हिंदी में तो प्रभावित मतलब कैसे पूछ रहे? व्यक्ति के मूल लक्ष्य एवं स्तर से सर्वाधिक क्या प्रभावित होता है? The value, goals and standard of a person greatly affect his environment, physical strength, decision making and income। क्या प्रभावित होता है सबसे ज्यादा? डिसीजन मेकिंग। और उसके वैल्यूज क्या है, गोल्स कौन से बना के या स्टैंडर्ड, उसी हिसाब से क्या करता है वो अपने निर्णय प्रक्रिया लेता है, निर्णय करता है, डिसीजन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू टाइप्स इंटरनल वैल्यू एंड एक्सटर्नल वैल्यू आर गिवन बाई, किसके द्वारा दिया गया है? पार्कर के द्वारा दिया गया। वैल्यू मतलब वैल्यू की जो डिफिनेशन ही दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई है? पार्कर के द्वारा दी गई है। तो उन्होंने जो वैल्यू की दिया तो इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू बताया था कि इंटरनल वैल्यू क्या होता है? जो हमारे अंदर पाई जाती है। एक्सटर्नल वैल्यू जो हम किसी के मतलब किसी अचीव करते हैं, किसी बाहरी अपने वातावरण से अचीव करते हैं। कौन है ऑप्शन इसमें? पार्कर। जैसे इंटरनल वैल्यू आपका इंटरेस्ट हो गया, आपकी किसी चीज में डिजायर है कोई काम करने की, ये सब आपके इंटरनल वैल्यू है। नेक्स्ट है बजट 147, बजट इज बेस्ड ऑन व्हिच लॉ, बजट किस नियम पर आधारित है? एंजल का उपभोग, सीमांत उपयोगिता का नियम, सीमांत उपयोगिता का नियम, ह्रास सीमांत का उपयोगिता का नियम। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? एंजल लॉ ऑफ कंजप्शन, बजट किसके है? एंजल का जो लॉ दिया गया है उस पे बेस है। नेक्स्ट है हायरार्की ऑफ नीड्स एज पर मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आर, मैस्लो के प्रेरणा सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का सोपानी
क्रम क्या होगा। पहला पूछ रहा, ऑप्शन में आके देखते हैं क्योंकि कोर्ट्स में है। मैस्लो ने जो दिया है, पहला है ए बिलोंगिंग एंड लव नीड्स, ये तो है नहीं क्योंकि ये थर्ड नंबर पे है। पहला उनका है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड क्या है, सी किसमें दिख रहा है, यहाँ मिला आपको। सबसे पहले क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, सी मिल गया। फिर क्या हुआ है, बी क्या दे रही, सेफ्टी नीड, सही है। दूसरे नंबर पे कि सुरक्षा कितनी मिल रही है, वो चीज था। तीसरे पे था बिलोंगिंग एंड लव, दूसरों से प्यार मोहब्बत, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। तो एक आ गया, ये वाला ऑप्शन आ रहा है, डी नहीं होगा, डी है लास्ट में, थर्ड मतलब फोर्थ नंबर पे था। एक बिलोंगिंग एंड लव नीड्स, फिर है सेल्फ स्टीम नीड्स, फिर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। फोर्थ नंबर ऑप्शन सही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब भी मतलब ये थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, थोड़ा इसको स्टेप क्या बोलूँगी, रट ही लेना या कैसे भी समझ लेना, किसी तरीके से याद कर लेना। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इससे भी आते हैं। इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट इनकम आर टाइप ऑफ मनी इनकम, रियल इनकम, साइकिक इनकम, मनी एंड रियल इनकम। इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट इनकम कौन से हैं इसमें, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय किसके प्रकार हैं, रियल इनकम किसके हैं आपके, वास्तविक आय। जो इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट इनकम, रियल इनकम के दो टाइप हैं वास्तविक आय के। साइकिक इनकम जो होता है, जब हम कोई काम जैसे करके आते हैं, जब हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे, माइंड को सेटिस्फेक्शन, फायदा कोई नहीं दिखता लेकिन माइंड को सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो साइकिक। मनी इनकम जो हम कैश या किसी मुद्रा किसी भी रूप में, सैलरी के रूप में पाते हैं। नेक्स्ट, सिंपल पेन एंड पेंसिल टेक्निक इन वर्क सिंप्लीफिकेशन इंक्लूड, कार्य सरलीकरण के अंतर्गत आने वाले सामान्य पेन पेंसिल तकनीकी में सम्मिलित है। अच्छा, इसमें कोर्स में दिया गया है, देखते हैं कौन से। सिंपल पेन पेंसिल में ABCD, पाथवे चार्ट, प्रोसेस चार्ट, पाथवे चार्ट भी है, पेन पेंसिल है, प्रोसेस चार्ट भी पेन पेंसिल में, पेन पेंसिल टेक्निक है। माइक्रो मोशन जो है, ये माइक्रो मोशन नहीं है पेन पेंसिल टेक्निक। फिर है ऑपरेशनल चार्ट, ये भी है। जितने चार्ट हैं आपके, पाथवे, प्रोसेस, ऑपरेशनल चार्ट लिखे हैं, पेन सिंपल पेन पेंसिल टेक्निक है। ये 125 क्वेश्चन राजस्थान जो कॉलेज लेक्चरर 2018 में एग्जाम हुआ था वो कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं कि अभी एक दो पेपर और हैं राजस्थान के, उसको भी सॉल्व कराते हैं। और फिर GGIC के जो एग्जाम होने वाले हैं उसके भी पेपर सॉल्व करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।